हेलो एवरीवन, दिस इज भारत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसको स्पेस में छोड़ा गया है। और ये बाकी पहले वाले स्पेस टेलीस्कोप से काफ़ी अलग होने वाला है। काफ़ी कह लीजिए, थोड़ा अलग कह लीजिए होने वाला है। सबसे पहली खूबी तो यही है कि काफ़ी बड़ा है। इसका जो मिरर है वो 6.5 मीटर के डायमीटर का है, जो कि काफ़ी बड़ा मिरर बैठता है। और दूसरी बात ये है कि ये विजिबल लाइट को कैप्चर नहीं करने वाला है, ये कैप्चर करेगा इंफ्रारेड लाइट को। इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम अंतरिक्ष में गहराइयों में देख सकें। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट से को देखते हैं तो जो उसका स्पेक्ट्रम होता है वो विजिबल लाइट वाला होता है। मैं इसका एक थोड़ा सा बेसिक परिचय अगर आपको दे दूं तो तीन तरह की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान सकते हैं। वैसे काफ़ी होती हैं, लेकिन जो हमारे आईज के आसपास बैठती हैं, एक आपकी इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट। ये तीनों लाइट सन से भी आती हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। जो इंफ्रारेड होती है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, विजिबल की कुछ कम होती है और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो इसी वजह से अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इंफ्रारेड वेव्स ज़्यादा दूर ट्रेवल करती हैं कंपेयर टू विजिबल लाइट। और ये लाइट मतलब इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो किसी डेंस, जैसे कि क्लाउड्स हो गए, गैस के क्लाउड्स हो गए, या कोई डेंस एटमॉस्फेयर हो गया, उसके भी आर पार चले जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ज़मीन पर, तो इंफ्रारेड जो सेंसर्स होते हैं, थर्मल सेंसर जो होते हैं, वो रात के अंधेरे में देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उनको दीवारों के आर पार देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंफ्रारेड दीवारों के भी आर पार हो जाती हैं। इसलिए आर्मी वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है कि नाइट गॉगल्स जो होते हैं सोल्जर्स के, वो इंफ्रारेड बेस होते हैं। या फिर जंगलों में इनका इस्तेमाल किया जाता है जानवरों को ट्रैक करने के लिए। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें जिनको हबल या बाकी टेलीस्कोप नहीं देख पाए, क्योंकि वो इंफ्रारेड को नहीं पकड़ रहे थे, वो विजिबल लाइट को मोस्टली पकड़ रहे थे। तो बात करते हैं कि जेम्स वेब काम कैसे करने वाला है और कैसे कैसे इसकी ऑर्बिट्स वगैरह रहने वाली है। तो कंपेयर टू अगर हम इसकी हबल से करते हैं तो हबल टेलीस्कोप एक लो अर्थ ऑर्बिट में है। वो आपके सरफेस से 300 से 700, 500, 700 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जाने वाला है धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, एक खास पॉइंट के आसपास जिसको L2 पॉइंट बोलते हैं, या L2 ऑर्बिट। अर्थ के आसपास ऐसे 5 पॉइंट हैं जहाँ पर अर्थ, सन, मून का एक इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल पॉइंट बन जाता है। और वहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो अर्थ के सिंक्रोनाइज, मतलब अर्थ के साथ साथ रहता हुआ सन के अराउंड घूम सकता है। या जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम चांद की बात करते हैं, तो चांद अर्थ के साथ साथ रहता है और सूरज की चारों तरफ भी घूमता है। तो एक ऐसा ही पॉइंट है चांद से आगे जिसको L2 पॉइंट कहा गया है। टोटल 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। तो L2 पॉइंट के पास जेम्स वेब टेलीस्कोप को छोड़ा जाने वाला है। लेकिन ये वहाँ पर एक पॉइंट पे नहीं रहेगा, ये L2 पॉइंट की भी ऑर्बिट करते हुए, क्योंकि उस पॉइंट को जो जहाँ पर इन अर्थ, मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल आता है, उस पॉइंट की एक किस्म से राउंड करते हुए ये सन के चारों तरफ घूमने वाला है। अब इसे वहाँ क्यों छोड़ा गया है, इसको नियर अर्थ ऑर्बिट में क्यों नहीं रखा गया? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो काम करने का तरीका है, उसके लिए इसको चाहिए है बहुत लो टेम्परेचर, और किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा वेव्स नहीं चाहिए, और यह मतलब किसी भी प्रकार का नॉइस इसको नहीं चाहिए जो इमेजेस ये लेने वाला है, जो उन इमेजेस को नॉइजी कर दे या उनको डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसी तरीके से बनाया गया। इसके बेसिकली 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ठंड में रहने वाला है और दूसरा हिस्सा गर्मी में रहने वाला है। तो अगर आपने इसकी फ़ोटो देखी होगी तो इसकी एक बहुत बड़ी सी शील्ड है, या कह लीजिए अलादीन की चटाई है जिस पे बैठ के उड़ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि जिसका ये शील्ड वाला हिस्सा जो है वो सन की तरफ रहेगा और बाकी हिस्सा हमेशा सन से दूर की तरफ रहेगा, ताकि वो सन से आने वाली, अर्थ से आने वाली या मून से आने वाली किसी भी तरह की इंफ्रारेड लाइट से दूर रह सके। क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट पे जाएगा जहाँ से सन, अर्थ, मून तीनों एक साइड हो जाएंगे इसके, और बाकी का स्पेस दूसरी साइड रहेगा। अब सन की गर्मी से बचाने के लिए इसमें एक शील्ड बनाई गई है जो कि 5 लेयर की है, और उसको इस तरीके से बनाया गया है, इतना बड़ा बनाया गया है और उतना इफेक्टिव बनाया गया है
कि ये टेलीस्कोप खुद की भी इंफ्रारेड को कैप्चर ना कर सके। जहाँ भी हल्के से भी हीट होती है वहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो एमिट करती हैं। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि वहाँ पर ये खुद की भी जो इंफ्रारेड है उसको कैप्चर ना कर सके। तो जो इसकी कोल्ड साइड होगी, जिधर इसका मिरर है, मेन इक्विपमेंट्स हैं जो कि सब क्या इमेज वगैरह कैप्चर करने का काम करने वाले हैं, उस साइड का जो टेम्परेचर होगा वो -223 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अब बात आती है कि इंफ्रारेड वेव्स का क्या फ़ायदा है। हम विजिबल लाइट में भी तो देख सकते हैं, लेकिन जो गैलेक्सीज दूर हैं उनके सेंटर, यानी कि उनके सेंटर में जो ब्लैक होल हैं वो इंटरस्टेलर डस्ट और गैस क्लाउड से हर टाइम ढके रहते हैं। तो उनसे आने वाली विजिबल लाइट कुछ ऐसी खास नहीं होती है और बिखर जाती है। बिखरने का मतलब है डिफ्यूज़ हो जाती है इंटरस्टेलर डस्ट में या गैस क्लाउड में डिफ्यूज़ हो जाती है। लेकिन जो इंफ्रारेड होती है वो ऑलमोस्ट सीधी चलती हुई आती है, पर उसको हम देख नहीं सकते जब तक कि हमारे पास कोई इंफ्रारेड सेंसर ना हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो मिरर लगा हुआ है वो बेसिकली बेरिलियम का बना हुआ है और गोल्ड प्लेटेड है। इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करे। तो इसको स्पेस में जिस भी ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस किया जाएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट की तरफ इसको पॉइंट आउट किया जाएगा, तो उससे आने वाली ये लगभग 98% इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने वाला है ताकि इसमें लगे हुए सेंसर्स उसको कैप्चर कर सकें। तो अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के कैमरे की। तो जो इसका मेन कैमरा है NIR कैम, नियर इंफ्रारेड कैमरा, कि इसका मेन कैमरा होने वाला है। इससे अलग इसमें मिड इंफ्रारेड कैमरा भी लगा हुआ है। तो NIR कैम यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा काम करने वाला है उन इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करने के लिए जो कि एक नियर इंफ्रारेड जोन में पड़ती है। मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि हमारी विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट में आप ब्लू से रेड की तरफ चलें तो वेवलेंथ बढ़ते जाती है। अब रेड के बाद वाली जो वेवलेंथ्स आती हैं उनको नियर इंफ्रारेड बोलते हैं और उससे आगे की जो आती है वो मिड इंफ्रारेड हो जाता है। तो ये नियर इंफ्रारेड वाली जो सेगमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए स्पेशलिस्ट को बनाया गया है। और ये एमिट कहाँ से होती हैं? जितने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट हैं जो हीट एमिट करते हैं वो इंफ्रारेड एमिट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर कम होते जाता है तो उसकी जो इंफ्रारेड वेव होती है वो बचते रह जाती है और विजिबल लाइट कम हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं तो पहले वो पीली रोशनी देती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें विजिबल लाइट भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो चारकोल में कन्वर्ट होती है और वो कोयला सुलगता है तो वो लाल रंग का रह जाता है। हीट उसमें होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि आग में होती है। विजिबल लाइट कम होते चले जाती है और शिफ्ट हो जाता है वो रेड की तरफ, यानी कि वेवलेंथ बढ़ते जा रही है। तो अब जलती हुई आग को दूर से देखना ज़्यादा आसान है जलते हुए कोयले को? जाहिर सी बात है जलती हुई आग दूर से दिखाई दे जाएगी, जलता हुआ कोयला नहीं दिखाई देगा इतनी दूर से जितनी दूर से आग दिख रही है। तो वो जो कोयला है अब उस कोयले को ही कैप्चर करना है जेम्स वेब टेलीस्कोप में। तो अब अंतरिक्ष में ऐसे कोयले कहाँ से आए? तो अंतरिक्ष में जो डेड हो चुके स्टार हैं या बहुत कम टेम्परेचर वाले स्टार्स हैं वो हम उन जलते हुए कोयलों की तरह मान सकते हैं जो कि बस खाली इंफ्रारेड एमिट कर रहे हैं। उनकी विजिबल लाइट नाम मात्र की है और बहुत पास के आसपास के हिस्से में फैलती है और वो भी ब्लॉक हो जाती है इंटरस्टेलर डस्ट या गैस की वजह से। तो उसे देखने के लिए नियर इंफ्रारेड कैमरा जो है वो इस्तेमाल किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप में। और ये वाली जो इंफ्रारेड होती है ये डस्ट के या गैस क्लाउड के आर पार आसानी से चली जाती है। तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो किसी गैस क्लाउड के पीछे छिपे हुए हैं या इंटरस्टेलर डस्ट में छिपे हुए हैं। इससे अलग अगर कोई ऐसा प्लानिटरी सिस्टम है या सोलर सिस्टम जैसा भी कोई और सिस्टम है, अभी तक के जो टेलीस्कोप थे वो इमेजेस कैप्चर कर पा रहे थे मोस्टली स्टार्स की, या फिर जो कैप्चर की भी गई है जैसे कि जो दूर के प्लैनेट्स हैं उनकी इमेजेस भी कैप्चर की गई हैं, लेकिन इतनी सटीक नहीं आ पाती क्योंकि उनसे निकलने वाली विजिबल लाइट बहुत कम होती है। तो हमें उनसे निकलने वाली इंफ्रारेड को कैप्चर करना होगा। तो इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप में दो आपके इमेज सेंसर लगे हुए हैं, एक नियर इंफ्रारेड के लिए है और एक मिड इंफ्रारेड के लिए। मिड इंफ्रारेड बेसिकली क्या होती है, जैसे जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर और कम होते जाता है या कह लीजिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट ना हो, जैसे कि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ सन से रोशनी लेके भी कुछ रोशनी को अपने से रिफ्लेक्ट करती है, उसी तरीके से कुछ हीट को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो वो जो हीट होती है वो इंफ्रारेड टू मिड इंफ्रारेड कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि
जैसे वही आग जली हुई है, वहाँ पर आग जल के कोयला हो चुकी है, मतलब कि कोयला सुलग रहा है और आप उसके पास अपने हाथ सेक रहे हैं। तो अब आपके हाथों तक हीट आ रही है और कुछ हीट आपके हाथों से भी रेडिएट हो रही है, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और इंफ्रारेड यानी कि नियर इंफ्रारेड से मिड इंफ्रारेड में चली जाएगी। तो अब उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, यानी कि किसी स्टार या किसी सन के पास जो प्लैनेट्स हैं उनको देखने के लिए इन मिड इंफ्रारेड को और नियर इंफ्रारेड को कैप्चर करना होगा। तो उसे कैप्चर करने के लिए ये दोनों इसमें मेन इक्विपमेंट है जो लगाए गए हैं, जो इसे कैप्चर करने वाले हैं। इससे अलग जो इसमें NIR कैम है, नियर इंफ्रारेड कैमरा है, उसमें एक इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं कोरोनाग्राफ। ये बेसिकली कैसे काम करता है, ये ठीक इसी तरीके से काम करता है जैसे कि हम धूप में देखने के लिए अपने हाथ का या कैप का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें सामने से बहुत तेज़ लाइट आ रही हो और उसके आसपास की चीज़ें देखनी हो, तो क्या करते हैं, मेन लाइट को ब्लॉक कर देते हैं अपने हाथ से या फिर कैप पहनते हैं ताकि जो मेन सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाए। तो कोरोनाग्राफ भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। अगर हम कोई ऐसे जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी ऐसे प्लेनेटरी सिस्टम की तरफ फोकस किया गया है जिसके सेंटर में ब्राइट स्टार है, तो कोरोनाग्राफ क्या करते हैं, उस ब्राइट स्टार से आने वाली लाइट को ब्लॉक करेंगे और उसके आसपास जो बहुत छोटे छोटे एमिशंस हैं उसके प्लैनेट्स के, उनको कैप्चर करेंगे ताकि उनका पता लगाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो ब्राइट में सेंटर ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट उन आसपास के फेंटेड जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनसे निकलने वाले एमिशंस को ब्लॉक कर देती है या वो उसमें डिफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जो प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने प्लैनेटरी सिस्टम की भी बात करें, तो अगर हम सन को बहुत दूर से कैप्चर करने की कोशिश करें, तो जो आसपास के प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब सन के बहुत करीब हैं। अगर हम सन को कैप्चर कर रहे हैं कई लाइट ईयर दूर से, 100 लाइट ईयर दूर से, 200 लाइट ईयर दूर से, तो सन से अर्थ की डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, तो सन की ब्राइटनेस में ये सब जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए मेन जो सेंटर पे सन है उसकी लाइट को ब्लॉक करना होगा, तब अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जो है वो दिखाई देने लगेंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है जेम्स वेब टेलीस्कोप का। इससे अलग ये अभी लॉन्च होने के बाद लगभग अपनी 80% डिस्टेंस कवर कर चुका है और 11 लाख किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस इसने कवर कर ली है और कुछ डिस्टेंस और बची है जिसको ये बाकी टाइम में कवर कर लेगा। और फिर वहाँ पर उस डिस्टेंस पे जाने के बाद इसके मिरर्स वगैरह को आपस में अलाइन होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसका जो वर्किंग पीरियड है वो शायद मई में स्टार्ट होगा, तब से इस इमेज आनी शुरू होंगी। उससे अलग जो इसकी खास बात है वो ये है, जैसे कि अगर आपने हबल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, हबल टेलीस्कोप को रिपेयर करने के लिए काफ़ी सर्विस मिशन भेजे गए हैं। जेम्स वेब की केस में शायद ही ऐसा हो पाए क्योंकि काफ़ी दूर है, 15 लाख किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस पर अभी तक कोई आदमी नहीं गया है, तो वहाँ पर शायद ही कोई सर्विस मिशन भेजा जाए इसको ठीक करने के लिए। तो अगर इसमें कुछ कमी आती है तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम से ही दूर किया जाएगा। इससे अलग जब इसको लॉन्च किया गया तो इसकी स्पीड जो थी वो थोड़ी कम रखी गई इसकी जगह तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट को कुछ डाउट रहता है कि कहीं ना कुछ फेलियर हो सकती है, तो इसकी स्पीड को कम रखा गया। क्योंकि कम स्पीड पे अगर ये वहाँ तक पहुँचता है और स्पीड बढ़ानी पड़ जाए तो इसके बूस्टर्स को चलाकर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा स्पीड से लॉन्च किया जाता और वहाँ पर जाने के बाद ये चीज़ पता चलती कि ये तेज़ आ गया है, अब इसकी स्पीड कम करनी होगी, वो चीज़ इसमें इम्पॉसिबल थी। क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो मेन टेलीस्कोप है वो हमेशा सन से दूर की तरफ रहना। तो अगर इसकी स्पीड लो करनी पड़ेगी तो इसको फिर घुमाना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा, तब इसके बूस्टर्स चलाने पड़ेंगे, तब जाके इसकी स्पीड कम होगी। तो इसको थोड़ा इस तरीके से लॉन्च किया गया कि थोड़ा टाइम लेके वहाँ पर पहुँचे। और अभी ये लगभग 300 से 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रूज कर रहा है स्पेस में अपनी पोजीशन पर पहुंचने के लिए। उसके बाद जो इसकी ऑर्बिट होगी सन के अराउंड ही होगी, लेकिन अर्थ के साथ साथ होगी, लेकिन ये किसी एक फिक्स पॉइंट पे नहीं होगा। L2 पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा और जो इसकी घूमने की रेडियस होगी वो भी लगभग 2.5 लाख किलोमीटर की रेडियस होगी, मतलब कि 5 लाख किलोमीटर के सर्कल में ये घूमेगा ताकि पूरे स्पेस को कवर कर सके अलग अलग जगह से। क्योंकि इसका जो है सीन ये है कि इसको हमेशा, अगर आप इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप लेते हैं, इस तरफ इसका मेन मिरर है, तो ये हमेशा सन इस तरफ है, तो ये हमेशा इस तरफ रहने वाला है। तो इसको बाकी स्पेस को कवर करने के लिए अपनी पोजीशन से जो है वो हिलना ही पड़ेगा।
अभी तक अपने लॉन्च में ये अनफोल्ड हो चुका है पूरी तरीके से और इसकी शील्ड्स वगैरह खुल चुकी हैं, लेकिन मिरर्स को अलाइन होने में कुछ टाइम लगने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स इसमें इंस्टॉल होंगे, सारे इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब रिबूट होंगे, स्टार्ट होंगे, तो मई के आसपास ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।